हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विल स्टार्ट अगेन अ चैप्टर कॉल्ड कैश फ्लो। ओके, तो आज हम लोग फिर कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे बच्चों सम्स को सॉल्व कैसे करना है। हम लोग ऑलरेडी दो वीडियो से दो क्लासेस से सीख रहे हैं, बट आज भी सीखेंगे कैश फ्लो को कैसे डिटेल में सीखना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करना है, वो एक एक चीज को ध्यान में रखना। और यहाँ पे देखो ये फुल फ्लेज सम जो हम लोग पूरा एक एक चीज सीखेंगे और एक एक चीज स्टार्टिंग से फॉर्मेट से लेकर और कैसे आपको अकाउंट्स बनाना है, कितने अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे पता चलेगा, वो सब चीज सीखेंगे। और किस किस के अकाउंट बनाने, मतलब बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं, कौन कौन सा अकाउंट मुझे खोलना है, कौन सा अकाउंट्स नहीं खोलना है, वो भी सीखेंगे। और दूसरा चीज ये भी सीखेंगे कि हमें जब सम स्टार्ट करना है तो सम्स को स्टार्ट कैसे आप करोगे ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो और एक बार में आपके सम्स करने के बाद आप श्योर हो जाओ कि आपके आंसर आ जाएंगे। राइट, आपको इसको बार बार रीचेक करने की जरूरत ना हो स्टूडेंट्स, जब बार बार चेक करने की जरूरत ना हो, इसलिए इसके ऊपर डायरेक्टली आप शुरू से फोकस करना। ओके, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा, आप भी मेरे साथ देखना, इसको फोकस करना। बिकॉज बेटा जितना आपको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन को समझना और रीड करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले चीज देखो हम लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन आप देखोगे कि दिया हुआ है you are required to prepare the cash flow statement for the year 2018-19 from the following balance sheet. Now, balance sheet of Hillock Limited as on 31st March 2018 and 31st March 2019. Very good. तो हमारा ये ईयर एंडिंग है वो 31st मार्च 2019 है। सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में बच्चों आप देखोगे कि आपको क्या दिया है, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि तुमको और अच्छे से क्लियरली दिखे। यस, हाँ, यहां पे आप देखोगे हमने लिखा है पहले शेयर कैपिटल दिया बच्चों। शेयर कैपिटल में दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग है आपका 2,50,000। तो मुझे क्या दिखा कि ये पहली बात हमें ये देखनी है, मोस्टली हम लोग ज्यादातर जितने भी नॉन करंट और जितने भी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स हैं उनको छोड़ के जितने भी आइटम उन सब के अकाउंट हम खोलेंगे जिसके अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के बैलेंस में डिफर करता है तो। राइट, तो जैसे आपने शेयर कैपिटल देखा, आपका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग 2,50,000 है, यहाँ पे अमाउंट डिफर कर रहा है, तो बच्चों इसका अकाउंट आप खोल लोगे। राइट, हम इसे बगैर अकाउंट खोले भी कर सकते हैं, बट नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा भी डाउट हो और सम्स में कहीं पर भी गलती करने का मौका दूं। तो मैं गलती आप करना भी चाहो तो मैं चाहता हूं आपको गलती में करने ना दूं। इसलिए आप क्या करोगे, जैसे आपको शेयर कैपिटल दिखा उसका आप अमाउंट में डिफर देख रहे हो तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट जैसे ही आपको डिफर दिखे, डिफरेंट दिखे, अलग दिखे, उसके अकाउंट खोल लेना है। उसके बाद आपको रिजर्व एंड सरप्लस के सामने देखो बच्चों, नोट नंबर 1 में आप वहां पे जाओगे तो यहाँ पे आपको नोट नंबर 1 दिखेगा। अच्छा चलो, मैंने बताया ना कि नंबर 1 तो हमें पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का एक अकाउंट खोलना है, ये आपको पता चल गया, एक अकाउंट इसके लिए खुलेगा। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस में जाओगे बच्चों, वहां पे देखो नोट नंबर 1 दिया हुआ है, तो आपको नोट नंबर 1 में जाना है और देखना है कि नोट नंबर 1 में क्या दिया है। नोट टू अकाउंट में जाओ, नोट नंबर 1 में आपको दिखेगा बच्चों, देखो ये आपका नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 में स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है जो हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, और हमें दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसके भी ओपनिंग और क्लोजिंग आप डिफर देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर भी एक अकाउंट खोलने हैं। तो मतलब ये पता चला बच्चा कि रिजर्व एंड सरप्लस में मुझे एक अकाउंट खोलने पड़ेंगे, तो हमें एक अकाउंट यहाँ और एक अकाउंट आपको रिजर्व एंड सरप्लस में भी खोलने पड़ा, तो आपको 2 अकाउंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखो बच्चा, आपको दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है। राइट, और ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है इसके भी हम एक अकाउंट खोल लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का नहीं खोलोगे, उसके अलावा जो भी होगा आप उसे खोलोगे। और अगर हम इसे एज अ लोन ट्रीट कर रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को, तो इसका अकाउंट हमें खोलना होगा। राइट, उसके बाद आप देखो ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी का मैंने कहा अकाउंट नहीं खोलना है बेटा, तो इसको आपको अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। राइट, उसके बाद आता है आपका क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हमेशा याद रखना बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जब भी आपको दिखे उसके अकाउंट आप हमेशा खोल लेना। राइट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहां पे, प्लांट एंड मशीनरी। नॉन करंट एसेट में आप देखोगे बेटा प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग में यहाँ पे भी डिफर कर रहा है, तो इसके भी हम एक अकाउंट खोल लेंगे। राइट,
उसके बाद आप देखोगे ये सारे करंट एसेट्स आ गए हैं ना, तो करंट एसेट्स में हमें क्या दिखा, पहले करंट इन्वेस्टमेंट दिखा, इसके अकाउंट हमें खोलने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद इन्वेंट्री दिखा, अकाउंट नहीं खोलना है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स, इसके अकाउंट नहीं खोलने हैं। और कैश और बैंक बैलेंस के अकाउंट नहीं खोलने हैं। तो मतलब ये हमें पता चल गया कि हमें टोटल कितने अकाउंट खोलने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल मुझे 5 अकाउंट खोलने हैं। आया समझ बच्चों। अब आते हैं फॉर्मेट में। आप जब सम स्टार्ट करने जाओगे तो सम आप स्टार्ट ही करोगे फॉर्मेट के साथ। और बच्चों आपको मालूम है कि फॉर्मेट आप जब एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम में आपको बहुत सारे पेपर की कमी नहीं होती है, तो आप अपना टाइम लो, जहां पे जितना जरूरत है। अगर आपको लगता है 2 एडजस्टमेंट आने वाले हैं, तो वहां पे आप 4 से 6 एडजस्टमेंट का जगह छोड़ के आप फॉर्मेट बनाओगे, ताकि कोई कमी नहीं है वहां पे, आप जितने पेपर चाहो ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप पहले फॉर्मेट पूरा रेडी करोगे। पहले क्या करना है, आपने देखा कितने अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद हम सीधा फॉर्मेट बनाएंगे और फिर हम अकाउंट खोलेंगे, देन वी स्टार्ट द सम। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मेट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है किससे। सबसे पहला हम लोग जो बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे देख लो, ये हमारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहला हमारा जो अकाउंट ये बनेगा, स्टेटमेंट में आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे आपने ये लिखा, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो आपको लिखना है, यहां पे लिखना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां पे आपने लिखा। ठीक इसके बाद हम लोग लिखेंगे add adjustment for non-cash and non-operating expenses या आइटम। तो जितने भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे जो हमने पीएल में लिया होगा, इन सबको हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक इसके बाद आप लिखोगे बच्चा लेस एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहां पे हमने ले लिया, ये जैसे ही आपने लिया ये आपके बाहर आ जाएंगे, और यहां पे जो आएगा इसके साथ यहां बाहर लिखोगे। इसके बाद यहां पे आपका टोटल आएगा, और ये जो टोटल आएगा बच्चों, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, राइट। ये भी आपने बना लिया। तो अभी मैंने कहा था बच्चों कि आपको 2 एडजस्टमेंट होगा तो आप ज्यादा स्पेस छोड़ना है। इसका मतलब क्या था मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, क्योंकि आप पहले पूरा फॉर्मेट रेडी कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि मुझे कितना स्पेस लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके पास पेपर की कमी नहीं होती एग्जाम हॉल में, तो आपको यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट के जगह में आप 4-6 एडजस्टमेंट का जगह छोड़ छोड़ के फॉर्मेट बनाओगे, मतलब स्पेस लेके बनाना। वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा सम्स कम जगह में आ जाए, बट आपको एग्जाम हॉल में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 के जगह में आपको लगता है 2-4 एडजस्टमेंट आएगा, आप 8 एडजस्टमेंट का जगह छोड़ के बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे आपको एग्जामिनर ये नहीं बोलता है कि आपको इतना स्पेस लेना है या इतना स्पेस लेना है, आप अपने हिसाब से पेपर यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो स्पेस का। इसलिए आप स्पेस काफी रखना। जैसे ही आपने लिखा, उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको लिखना है add increase in current liability / decrease in current asset। ये आप लिखोगे, ये हमें ऐड करने हैं। ठीक मैंने यहां पे लिखा लेस डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी / यहां पे देखो कैसे याद रखना है बच्चों, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना। अगर ये आप याद रखोगे तो आपको पता रहेगा कौन सा मुझे ऐड और लेस करना है।
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा, और ऊपर में अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी थी तो यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगी, और यहाँ पे अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीज इन करंट एसेट, और ये सब ऐड और लेस आप करोगे। लेस और ऐड करने के बाद ये जो टोटल आएगा बच्चों आपका, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे आप कहोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे लिखोगे बच्चों कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपने लिखा बच्चों। जैसे ही आपके आ जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट आइटम जो हमारा यहां पे आएगा लेस इनकम टैक्स पेड। यहां पे लिखोगे लेस इनकम टैक्स पेड। ये जैसे ही आप लिखोगे यहां पे आपका लाइन करोगे, और ये जो इनकम आएगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आप लिखोगे बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिखा आपने, यहां पे आप इसको ए से नोटेशन दो। ये आपका टोटल जो आएगा इसको बोला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और पूरे कैश फ्लो में मैं एक बात बहुत अच्छे से बता दूं बच्चों, पूरे कैश फ्लो में बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने में ही होता है। इसलिए यहाँ पे जो मैं बोलूंगा एक एक चीज को फोकस करना, ताकि यहाँ से कोई गलती ना आए, क्योंकि तुम्हारा अगर आंसर यहाँ पे राइट हो गया ना बेटा तो इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसलिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है जितनी ज्यादा दिक्कत हमारे ऑपरेटिंग में आती है। इसलिए ऑपरेटिंग को बहुत फोकस होकर और बहुत ध्यान से फॉलो करना, राइट। चलो ये जब हमने लिखा, अब बच्चों यहां पे हमारा सेकेंड पार्ट आएगा। सेकेंड पार्ट हमारा जो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगी। यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे आपका यहां पे हम लोग लिखेंगे बेटा, ये आपने लिखा, और इसके जो भी टोटल्स आएंगे उसे हम यहां पे लिखेंगे, और इसे कहा जाएगा यहां पे टोटल आएगा, इसे कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसे हम लोग डिनोट करेंगे बी से। ये हमने लिखा बच्चों, यहां तक हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। अब देखो मेरे लिए स्पेस कम पड़ गया ना, मैंने कहा था, तो चलो ठीक है, मेरे लिए पड़ा तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो इसीलिए मैंने कहा आप लोग को कि आप स्पेस अच्छा खासा लेके रखना कि आपको वहां पे पेपर में कमी ना पड़े। अब जैसे ही हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा आएगा थर्ड पार्ट। इसको मैं और बढ़ा ले रहा हूं। मान लो मेरा फॉर्मेट बच्चा यहां तक है, तो ये मेरा फॉर्मेट बेटा यहां तक आ गया है। दिस इज आवर फॉर्मेट टिल हियर। अब आराम से हम कर पाएंगे। अब देखो मैंने थर्ड पैन में कहा, अब निकालोगे आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हमने लिखा। अब जो भी हमारे टोटल, ये लाइन समझ लो आपका नहीं है यहाँ पे बच्चा, ये जो बना हुआ है ये समझ लो ना है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा आएगा, उसके बाद ये जो टोटल हमारा आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो टोटल आएगा इसे कहा जाएगा नेट कैश फ्लो
इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से। कि जैसे ही हमारा आएगा इन सब का हम टोटल लेंगे, और ये जो हमारा निकलेगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पे लिखा जाएगा। अब ये निकालेंगे कैसे बच्चों, यहां पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे। अब यहां पे आएगा a प्लस बी सी आपका है कहां, देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका टोटल a है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग b है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग जो टोटल आएगा उसे हम c बोलेंगे। इन तीनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारा आएगा कैश नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये निकालने के बाद हम यहां पे लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमने लिखा। और ये जो टोटल आएगा इसे कहा जाएगा बच्चा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाए, राइट। अब चलो यहां तक तो हमने फॉर्मेट को लिख लिया, कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बच्चों कौन कौन से अकाउंट हमने बनाने बोला था वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट मैंने कहा था इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डेबिट है आपका, ये क्रेडिट है, और अमाउंट पर्टिकुलर ये सब आप लिख सकते हैं, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आपका क्या दिख रहा है बच्चा, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट था, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी खोल लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे भी बेटा डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद आपने मैंने कहा था देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का, मैंने यहाँ पे भी एक अकाउंट खोल लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेबिट और क्रेडिट, ये तीन अकाउंट हमारे हो गए। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी मैंने एक अकाउंट बोला था, मतलब वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, तो यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के भी एक अकाउंट खोल लिया। ये हमारा डेबिट साइड एंड दिस इज आवर क्रेडिट साइड। आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के देखो बच्चा और एक अकाउंट हमारा यहाँ पे खुला है जो कि है प्लांट एंड मशीनरी का, राइट। यहाँ पे एक और अकाउंट खुलेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, तो यहाँ पे हम एक और अकाउंट खोल लेंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी हमने खोल लिया। और कोई अकाउंट तो हमारा खुलेगा नहीं, तो जहां तक हमने करना था अभी कर लिया, राइट। अब हम चलते हैं सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चा आपको क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रही है 2 लाख की, और क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 2.5 लाख का, मतलब 2,50,000 का, राइट। तो जैसे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने कहा, पहले क्या करोगे आप फॉर्मेट बना लोगे, फॉर्मेट बनाने के बाद कौन कौन से अकाउंट खोलने हैं वो आपने बना लिया। अब यहाँ पे देखोगे आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, शेयर कैपिटल दिख रहा है। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000 है, और शेयर कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पे आप शेयर कैपिटल अकाउंट में जाओगे और शेयर कैपिटल में बताइए यहाँ पे ओपनिंग में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग में देखो कितने हैं 2 लाख है, तो आप यहाँ पे बैठाओगे बच्चा 2 लाख रुपए। क्लोजिंग में आप देखोगे कितना है, तो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और क्लोजिंग में आपके 2,50,000 है बेटा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2,50,000। इस तरह से ओपनिंग आपने बैठा लिया। नेक्स्ट देखो बेटा आपको क्या दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। चलो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस जब आप देख रहे हो वहां पे नोट नंबर 1 दिया हुआ है ना, लेट्स मूव टू द नोट नंबर 1। अब देखो बेटा नोट नंबर 1 में आपको क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मतलब ये जो पीएल का बैलेंस है 70,000 और 40,000 ना, इसके जो डिफरेंस होंगे वो हमें लेना पड़ेगा, जिसको बोला जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है बच्चों हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग, तो इसको हम नोट टू अकाउंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नोट टू अकाउंट में। तो यहाँ पे हम जाकर
चलो नीचे में एकदम लास्ट में नोट टू अकाउंट बना देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पे देखो, नोट टू अकाउंट में गया, यहां पे लिखा वर्किंग नोट नंबर 1। यहां पे करेंगे हम कैलकुलेट, क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें निकालना है, राइट। तो यहां पे ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको यहां पे जानना है कि हम क्या निकाल रहे हैं। यहां पे निकाल रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें यहां पे पहले लिखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी आप लिख सकते हो बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जानना है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां है, ये समझना है ना। तो आप यहां पे देखो, ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है ना, तो ये प्रॉफिट जो आया 70,000 और 40,000 ना, तो आप यहां पे क्या करोगे, 70,000 से आप 40,000 को माइनस करोगे, ये जो डिफरेंस आया 30,000 का, इसे कहा जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसमें से टैक्स माइनस किया हुआ है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो भी टैक्स हमने माइनस किया होगा वापस हमें ऐड बैक करेंगे, तो वो प्रॉफिट जो कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाएगा। तो वो हम लोग आगे सीखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमें ये पीएल दिया हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और किस तरह से कैलकुलेट करना है। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आ गया सबको? समझ में आया? यस। चलो अब यहां पे देखो, यहां पर जब हमने कर लिया ना, अब देखते हैं दूसरा हमें दिया सिक्योरिटी प्रीमियम। ओपनिंग का बैलेंस कितना दिया हुआ, 10,000, और क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ 20,000 का। तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोला है ना बच्चों, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाओ और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपको दोनों दिया है ना। ओपनिंग बैलेंस जो दिया है यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिख रहा है, 10,000, तो यहाँ पे आप बैठाओगे 10,000 रुपीज। और क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है, 20,000, तो आप यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000 रुपीज। तो हमने देखो जितने भी नोट नंबर 1 में दिए थे उसका हमने पोस्टिंग कर लिया, और ये हमें कब हमने इसको यूज किया, जब हम ऊपर से करते हुए आ रहे थे, रिजर्व एंड सरप्लस देखा, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 लिखा हुआ था, तो नोट नंबर 1 में आके चेक करोगे और देखोगे क्या दिया है, उसके हिसाब से हमने किया। अब वापस फिर क्वेश्चन में जाओगे, ऊपर में नोट नंबर 1 तो हमने कर लिया। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग हमने लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट दिया था रिजर्व एंड सरप्लस, उसके साथ नोट नंबर था, वो भी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखो दिया है क्या, शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मैंने इसको लोन की तरह ट्रीट करने बोला। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आप देखो कितना है, यहाँ पे ओपनिंग में 10,000 है, क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है। ओपनिंग में कितना है, 10,000, क्लोजिंग में कुछ नहीं है। तो मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट में ओपनिंग आपकी लायबिलिटी कितनी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने यहां लिखा 10,000, और क्लोजिंग में यहां पे लिखोगे आप टू बैलेंस कैरी डाउन, और यहां पे आप डैश कर दोगे बच्चा, क्योंकि क्लोजिंग में आपका लोन अमाउंट नहीं है, इसलिए हमने ओपनिंग में लिखा, क्लोजिंग में नहीं लिखोगे। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, और ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 15,000, क्लोजिंग कितना हो गया, 20,000, मतलब इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हुआ, आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन में आप जाओगे, यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। तो ये जो आपका ट्रेड पेबल है, आपको जो ट्रेड पेबल दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को बेटा हम लोग ट्रेड पेबल बोलते हैं। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल को अगर हम ट्रेड पेबल बोलते हैं, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों ही हमारी करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो अगर इंक्रीज है तो ऐड करोगे, डिक्रीज है तो लेस करोगे। तो यहाँ पे देखो ट्रेड पेबल आपका कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 5,000 से। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या बच्चा, इंक्रीज इन
ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का जो भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज कितने से हो रहा है 5000 से, तो आप यहाँ पे 5000 को इस तरह से नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखो बेटा क्या दिया, अदर करंट लायबिलिटी, ये 5000 थी और अभी भी 5000 है, लेकिन अदर करंट लायबिलिटी में आपको नोट नंबर दिख रहा है, तो चलिए नोट नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया है। अब यहां पे देखो इसमें दो आइटम है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ अदर करंट लायबिलिटी, और अदर करंट लायबिलिटी में दो लायबिलिटीज है, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब देखो बेटा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी 5000 थी, अभी यहाँ पे हो गया 1000 रुपया, मतलब आपका जो करंट लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। अगर डिक्रीज कितने से हो रहा है 4000 से हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, डिक्रीज होने से आपको लेस करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आपकी करंट लायबिलिटी है और इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितने से डिक्रीज हो रही है देख लो, आपको 4000, तो बेटा आपको यहाँ पे 4000 लिखने हैं, राइट। उसके बाद देखो आपको क्या दिया, अनक्लेम्ड डिविडेंड। व्हाट डू यू मीन बाय अनक्लेम्ड डिविडेंड? अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है बेटा कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी डिविडेंड सबको दे रही है, बट उसमें से कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने अभी तक अपने डिविडेंड नहीं लिए हैं। तो जब कंपनी सबको डिविडेंड दे रही थी, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो जब कंपनी सबको डिविडेंड दे रही थी, कुछ एक शेयर होल्डर ऐसा था जो अभी तक अपने डिविडेंड को कंपनी से क्लेम नहीं किया है। तो अगर कंपनी से क्लेम नहीं किया है, तो हो सकता है वो कल आके पैसे लेके मांगने आ जाए, या 2 दिन बाद पैसे लेने आए, तो मतलब आपको आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे, तो इसीलिए उसको करंट लायबिलिटी माना जाता है। अंडरस्टूड है ना? तो करंट लायबिलिटी आपकी देखोगे अनक्लेम्ड डिविडेंड पहले कुछ नहीं थी, अभी एंड में हो गई है 4000, मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, राइट। तो यहां पे लिखोगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, तो यहां पे आप लिखोगे बेटा इंक्रीज इन अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड कितने रुपए, देखो स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, क्लोजिंग में 4000 आया, तो आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो 4000 से इंक्रीज हो रही है। क्लियर है सबको बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो हमने नोट नंबर 2 में दोनों कर लिया, अब वापस हम ऊपर सम में चले जाएंगे, क्योंकि हम 1 बाय 1 कर रहे हैं ना बच्चों, तो ऑर्डर में ही फॉलो करना है। तो देखो हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग कर ली, यहाँ पे ट्रेड पेबल कर लिया, हमने अदर करंट लायबिलिटी में नोट नंबर 2 था, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमने कर लिया। ये वाला माइनस नहीं होगा फाइनेंशियल, बाद में वो मत दिखाएंगे बेटा, आई शो यू दैट। समझ में कि नहीं आया? तो यहां तक देखो मैं कैसे कर रहा हूं सम्स को, वो सीखो। समझ में कि नहीं आया? क्योंकि कैश फ्लो क्या है ना बेटा, कैश फ्लो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट थिंग इज दैट अगर आप इसको सिस्टमैटिक वे में करोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। समझ में कि नहीं? इसलिए मैं बोल रहा हूं कैसे करना। मैं तेरे को सम्स नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं तेरे को बता रहा हूं कि सम्स को करना कैसे है, स्टेप कहां से होगा, शुरुआत कैसे होगी, ताकि तुम्हारा गलती का चांसेस एकदम जीरो हो। समझ में कि नहीं? एक बार में तुम्हारा आंसर आएगा। चलो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इस तरह से तुमने किया, ट्रेड पेबल हमने कर लिया बेटा, अदर करंट लायबिलिटी कर लिया। अब देखो यहाँ पे मुझे दिखा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का अकाउंट हमने खोला है ना बेटा, तो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन के अकाउंट हमने खोले हैं, तो गो अप। देखो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे दिखा प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, दिखा या नहीं दिखा? तो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का अकाउंट हमने खोला है। ओपनिंग बैलेंस आप देखो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का 20000 है, तो यहां पे जो आपको ओपनिंग बैलेंस 20000 दिया है, आप यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है बेटा, यहां पे 20000 दिए, तो आप यहां पे लिखोगे 20000, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 26000, तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके आप यहां पे लिखोगे, सॉरी 25 है, तो 25 ही लिखोगे आप, तो यहां पे आप लिखोगे 25000। तो 20000 और 25000, देखो यहां पर हमने ये भी कर लिया बेटा। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे में जाके देखो प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको दिख रहा है ना, इसका कोई नोट नंबर नहीं है, इसका मतलब नीचे इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ अभी। तो यहां पे देखते हैं ओपनिंग में 2,35,000, क्लोजिंग में है 2,55,000, तो यहां पे हम प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएंगे, ओपनिंग में कितना दिया हुआ है 2,35,000, तो यहाँ पे बेटा ये एसेट है ना, एसेट हमारी डेबिट बैलेंस होती है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे, और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग बैलेंस आपका कितना दिया है 2,35,000, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2,35,000, इस तरह से बैठा देना है।
और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये कितना दिया हुआ देखो क्लोजिंग बैलेंस 2,55,000। तो यहाँ पे आप 2,55,000 को भी बिठा दोगे। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो जैसे ही हमने इसे कर लिया, अब हम नीचे आते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट दिखा है बच्चों। करंट इन्वेस्टमेंट का देखो दो चीजें हैं। हम लोग एक तरह से क्या कर सकते हैं, इसको करंट एसेट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे लोग इसे शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरह कर सकते हैं, कर लेते हैं। समझ में नहीं है तो तुम इसको नॉर्मली करंट एसेट्स की तरह ही ट्रीट करो। समझ में नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब विद इन वन ईयर के लिए जो आपने इन्वेस्ट किया होगा। समझ में नहीं है, तो इसको आप करंट एसेट की तरह अगर ट्रीट करते हो तो देखोगे इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। देखो बेटा आपका स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, क्लोजिंग में कितना हो गया 30,000 हुआ ना, तो ये करंट एसेट एक तरह से बढ़ा है। तो करंट एसेट बढ़ने से हम लोग देखो ऊपर में क्या करते हैं, एक बार देख लो। यहां पे देखो बेटा आपको दिख रहा है फॉर्मेट में, देखो मैंने क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट आपके करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज होने से करंट एसेट का क्या करते हो आप, लेस करते हो ना। तो यहां पे आप लिखोगे इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट। आप यहां पे देखोगे कितना इंक्रीज हो रहा है उतना लिखना है हमें। इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000, तो आप यहां पे डायरेक्टली 30,000 बेटा आप बढ़ा सकते हो। समझ में कि नहीं है। अब देखो ये भी हमने कर लिया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स है। देखो स्टार्टिंग में कितना था बेटा 25,000, अभी कितना हो गया 15,000, मतलब स्टॉक हमारा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज होने से हम देखो ऊपर में डिक्रीज इन करंट एसेट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो यहाँ पे बेटा हमें इसको क्या करना है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री देखो कितना हो रही है बच्चों, 25 से 15 हो गई ना 10,000। तो आप यहां पे बेटा 10,000 रुपए लिखोगे। ये भी हो गई। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल में। आप ट्रेड रिसीवेबल देखो बेटा 10,000 था, अभी हो गया 40,000। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर में बिल रिसीवेबल हो और जिसके अंदर में डेटर हो। डेटर और बीआर के टोटल को तो साथ में हम लेते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों ही आपका करंट एसेट है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी करंट एसेट बढ़ रही है घट रही है। 10,000 से 40,000 हो गई कि नहीं होगी बच्चे। तो अगर 10,000 से 40 हो गई तो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इंक्रीज होने से करंट एसेट को आप लेस करते हो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। और यहाँ पे आप लिखोगे बच्चे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितने रुपए से हो रही है ये भी देख लो। आपका हो रहा है 30,000, तो यहां पे आप लिखोगे बेटा 30,000। अब देखो तुमको एक चीज समझ में आ गया होगा बेटा कि हमने जब स्टार्ट किया तो यहां पे जितने भी चीजें आपकी बैलेंस शीट में थी हमने एक भी नहीं छोड़ी है, और हमने हर चीजों को कहीं ना कहीं लिखा है। या तो हमने उसे फॉर्मेट में जो हमने बनाया है कैश फ्लो का फॉर्मेट उसमें यूज किया है, और नहीं तो मैंने जो अकाउंट बनाया है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का उसमें यूज किया है। तो हमने या तो अकाउंट, अगर जिसका अकाउंट नहीं खोला है तो हमने अकाउंट, जिसका अकाउंट खोला है मैंने अकाउंट में डाला है, और जिसके अकाउंट नहीं खोले हैं वो नॉर्मली क्या है, वो करंट एसेट तो करंट लायबिलिटी है, तो वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है तो मैंने उसको इंक्रीज या डिक्रीज में ऐड या लेस किया है एज पर द इंफॉर्मेशन। व्हाट इज क्लियर है यहां तक। तो अब यहां पे देखो शेयर कैपिटल हमने ले लिया, रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, ट्रेड पेबल लिया, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्लांट इक्विपमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल। हाँ एक चीज नहीं लिया वो है कैश एंड बैंक बैलेंस। मतलब ये देखो मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ लिया, मुझे कॉन्फिडेंट था, बट मैंने एक चीज नहीं लिया था कैश और बैंक बैलेंस। तो मुझे पता कैसे चला कि मैंने नहीं लिया, करने के बाद मैंने दोबारा चेक करा। तो देखो मैंने जब चेक किया ना तो बेटा ये तुम्हें बताने के लिए है कि तुम भी जानो कि एक बार जब आपने कर लिया एक बार वापस घुर के जाओ और देखो मैंने सबका एडजस्टमेंट लिया है या नहीं लिया है। लेने के बाद आप देखो जब मैंने क्या नहीं लिया था, ये हमने नहीं लिया था कैश और बैंक बैलेंस। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे भूल गया था तो गलती हुई थी मेरी, इसलिए आपको एक बार घूम के वापस रीचेक कर लेना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कैश में ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना बेटा 30,000, क्लोजिंग में कितना है 50,000। तो ये हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो यहां पे आप जाओ
फॉर्मेट में देखो लिखा हुआ है बेटा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप 30,000 लिखोगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप 30,000 लिखना, और क्लोजिंग में आपका कितना आया 50,000, और यहाँ पे आप लिखोगे 50,000, राइट। तो मतलब हमें आंसर पहले से समझ लो पता है। अब हमें पता करने के मतलब जब आप पूरा सम कंप्लीट करोगे, अगर आपका फाइनल आंसर ये 50,000 टोटल करने पे आ गया, इसका मतलब है आपने सम पूरा राइट किया है, और आप खुद एग्जाम हॉल पे आना कि सर मैंने तो पूरा सम राइट किया, मेरा कैश फ्लो बहुत अच्छे से गया है। यू कैन चेक योरसेल्फ लाइक दिस, ओके ना। तो यहां तक आपको समझ में आया बच्चों। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट में। नाउ लेट्स कम टू द एडजस्टमेंट पार्ट। यहां पे सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हमें दिख रहा है बच्चों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। यही आपको पहला एडजस्टमेंट दिख रहा है ना बच्चों, है ना। आप देखो आपने ये जो कर लिया ना, आपके 90% सम हो गए, इसको करने के बाद 90% सम हो गया, 10% बाकी, तो विल डू इट इन अ मिनट। देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। अब बताओ जब आप प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हो, जब भी आप प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हो बेटा, तो जनरली क्या होता है, आपने एसिड खरीदी, और आपने एसिड अगर खरीदी तो पेमेंट, अगर आपने एसिड खरीदी है तो आपने क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा, यस और नो। एसिड खरीदी है तो आपने, अब देखो बच्चों मैंने क्या बोला कि ये सारे हमने कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर, ओके। तो यहां तक बच्चों देखो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जितने भी बैलेंस शीट के अंदर में आइटम्स दिए हुए थे उन सब को हम लोगों ने ले लिया है। अब हमारा बचा क्या, अदर इन्फॉर्मेशन। देखो एक एक करके अदर इन्फॉर्मेशन को भी क्लियर करना है। सबसे पहला देखो दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। अब मुझे एक बात बताओ, आप प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीद रहे हो, राइट, यस और नो। अगर आप प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद रहे हो बेटा, तो एक बार बताओ, जब भी आप कोई भी एसेट खरीदते हो, जब भी कोई एसेट आप खरीदते हो, दो चीजें होती हैं, एक एसेट और दूसरा पेमेंट। अब एसेट खरीद रहे हो तो आपके पास एसेट होगी, और दूसरा पेमेंट आप बैंक से कर रहे हो, राइट। तो आपने खरीदा क्या, प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, तो आपने जनरल की दिमाग में क्या आई होगी, जनरल एंट्री आई होगी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, एक हो गया, और दूसरा हो गया बैंक, राइट। अब आपको मालूम है कि ये जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारे तो एसेट्स हैं, है ना, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, और बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो जब बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक भी हमारा एसेट है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है ना। व्हाट इज द प्लांट एंड एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जब बढ़ेगा तो बेटा इसे क्या करना चाहिए, हमें डेबिट करना चाहिए, है ना। और बैंक एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इसे क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो हमारी जनरली क्या हो गई, देखो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे बेटा टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, वहां पे देखो कितने का परचेस हुआ है, 50,000 का, तो हमने यहाँ पे लिखा 50,000 रुपए। अब ध्यान से देखना, मैं जैसे कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा बेटा, आपने यहाँ देखा कि प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने खरीदा। अब बेटा ये बताओ, प्लांट एंड इक्विपमेंट आप खरीद रहे हो, एक एसेट खरीद रहे हो, और मैंने क्या कहा था, एसेट्स के थ्रू पैसे आते हैं या बिजनेस से पैसे जाते हैं, वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में कहाँ पे जाता है, इन्वेस्टिंग में जाता है। अब जैसे ही आपने ये प्लांट खरीदा तो ऑब्वियसली आपने पेमेंट करा है, तो आपके बैंक से पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बच्चा, तो ये आपके बैंक से पेमेंट हो रहा है क्या खरीदने में, एसेट खरीदने में। एसेट जब भी आएगा उसके थ्रू पैसा या जाएगा, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना, तो यहाँ पे आप जाओगे इन्वेस्टिंग में जाओगे, कहाँ जाओगे, इन्वेस्टिंग में, और आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो इन्वेस्टिंग में जाके बेटा आपको यही अमाउंट माइनस कर देना है 50,000। तो हम सीधा इन्वेस्टिंग के फॉर्मेट में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट 50,000। तो यहाँ पे हम सीधा ऊपर जाएंगे और लिखेंगे बेटा परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने रुपए, 50,000। तो यहाँ पे देखो आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने रुपए का हमने खरीदा है, 50,000 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000। और ये आप पेमेंट कर रहे हो ना बच्चे, तो इसे हमें माइनस करना है, तो इसीलिए हमने उसे क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा है। अंडरस्टूड नाउ, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज मुझे यहाँ से पता चली कि परचेस हमने किया तो प्लांट एंड इक्विपमेंट
खरीदा है, तो गारंटी क्या हुई हमारी, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इक्विपमेंट अकाउंट हमने खोला था तो वहां पे जाके टू बैंक किया, और हमने ये किया तो दूसरा इफेक्ट हमारा कहां चला गया, फाइनेंस इन्वेस्टिंग में जाके हमने माइनस किया कि नहीं किया। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखो बेटा, टैक्स पेड 50,000 से, टैक्स पेड 50,000। अब ये भी आप समझ लो, मैं गारंटी से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, आपको गलती ना हो बेटा, इसलिए आप ध्यान से देखना। जब आपने टैक्स पे किया होगा, देखो मैं यहां पे बता रहा हूं, जब आपने टैक्स पे किया, ध्यान दो, टैक्स पे किया, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। नॉर्मली हम लोग गारंटी क्या करते हैं, पहले गारंटी जब करते हैं ना बेटा, ये करते हैं, आप समझ लो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हम लोग करते हैं। और जब पे करते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक करते हैं, राइट, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब यहां पे बोल रहा है कि आपने टैक्स पे किया है 15,000 रुपए, हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट खोला है या नहीं खोला है, खोला है। तो जाओ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में, अगर आपने पे किया बेटा तो हमें गारंटी क्या मानी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बैंक करना है ना। तो आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जाओगे, यहां पे आप लिखोगे टू बैंक, राइट। अगर ये टू बैंक पे कर रहे हो, आप कितना पे कर रहे हो यहाँ पे देख लो, 15,000 रुपए, तो ये आपने इनकम टैक्स पे किया है ना। अब बताओ इनकम टैक्स पेड कहां माइनस होता है बेटा, ऑपरेटिंग में जाओगे, कैश जनरेटेड के नीचे में इनकम टैक्स पेड माइनस होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 15,000 जो आपका आया बेटा, इसे क्या करना है, ऑपरेटिंग में जाना है, और ऑपरेटिंग में जाके माइनस कर देना है। मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ ना, तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, पैसे तो जा रहे हैं, तो जाएंगे तो हमें यहाँ लिखना होगा, तो यही वाला अमाउंट जाएंगे, और ऑपरेटिंग में इन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे में इनकम टैक्स माइनस हो जाएगा, कितना रुपया, 15,000 रुपया। देखो बेटा यहाँ पे कहीं पे ऑपरेटिंग में आपको दिखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, इनकम टैक्स पेड लिख रहा हुआ कि नहीं लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है ना। कितने रुपए हमने पे किए बताओ इनकम टैक्स, 15,000। तो आपको ये 15,000 रुपया यहाँ पे जाके माइनस करनी है, समझ में कि नहीं है, क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गई, यहां तो क्लियर है। अब देखो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। जैसे ही आपने प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन को देखा बेटा, आपने इनकम टैक्स पे किया, यहाँ पे लिख दिया, और ये अमाउंट जाके हमारा ऑपरेटिंग में लेस हो गया तुरंत। और तो हमें इससे रिलेटेड कुछ काम करना नहीं है, तो हम इसको यहीं पे बैलेंस कर देंगे। अगर हम बैलेंस करते हैं तो 25, 30, ये आपका 40,000 आएगा, और ये आपका 40,000 आएगा, राइट। जैसे ये 40,000 आया, आपने इसको बैलेंस किया, और बैलेंस करने के बाद ये आपका आ गया बेटा 20,000, राइट। और यही हम लोग जब 20,000 लिखे हैं, तो हमारा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, जहां पे मैं बार बार बोलता हूं बाय पीएल, तो ये वही लिखा हुआ, बाय पीएल अकाउंट लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, ये बेटा आपका बाय पीएल जब हमने लिखा, तो हमने मान लो स्टेटमेंट एंड पीएल से लेस किया होगा, तो लेस करने की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, तो वापस हमें जाके ऐड बैक करना होगा, समझ में आया, कोई डाउट। So ये तो एमटी बिफोर टैक्स ऐड हो जाएगा। हाँ समझे, मैंने इसीलिए कहा ना नेट प्रॉफिट से वापस, क्योंकि दिस इज नॉट एन एक्सपेंसेस, दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। तो ये जो अमाउंट हमेशा आता है, ये हमेशा बेटा आपको जानना है, ध्यान में रखना, एक एक चीज में बोलो ध्यान से देखना। इसको जाके आप क्या करोगे, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वहां पे आप ऐड कर दोगे। व्हाट इज क्लियर। तो देखो हमने यहाँ पे बनाया था बेटा 20,000 रुपए ना, यहाँ पे देखो ये हमने निकाला था ना, स्टेटमेंट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यस और नो। तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 20,000 रुपीज, यहाँ पे हमारा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों सबको। अब देखो टैक्स पेड भी हमारा खत्म, यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट ऑफ 1,000 वाज पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट को मैंने कहा आपका लोन है, लोन कौन से सोर्सेस का हिस्सा है, ऑपरेटिंग
इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। कितना क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बहुत अच्छे से क्लियर है। लोन बेटा किसका हिस्सा है? फाइनेंसिंग का है। अगर आपने लोन लिया है और लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपके फाइनेंस का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? तो फाइनेंसिंग में जाके लेस होगा या ऐड होगा बेटा? लेस होगा। तो तुरंत आप देखोगे जैसे ही आपने इंटरेस्ट पे किया तो बेटा आपका ये इंटरेस्ट फाइनेंसिंग का हिस्सा है और पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग में जाके इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के फाइनेंसिंग से हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, हाँ या ना? बोलो बच्चों। तो यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग में जाओगे, यहाँ पे दिखेगा फाइनेंसिंग, दिख रहा है ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में कितना इंटरेस्ट आपने पे किया बेटा? 1000 रुपए। तो आपको ये 1000 रुपए लेस करने होंगे। समझ में आया कि नहीं है? ये एक इफेक्ट हुआ, दूसरा इफेक्ट बाकी है ना। ये जो इंटरेस्ट है ये एक्सपेंस है, राइट? तो जब इन्होंने पे किया होगा तो इन्होंने एंट्री क्या की होगी ये समझ लो। इंटरेस्ट जब हम पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, देख लो यहाँ पे लॉजिक समझना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ध्यान देना। अगर तुमको लॉजिक आता है, अच्छे से आता है तो तुम कर ले जाएगा, ठीक है ना? तुमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट जब तुमने पे किया होगा तो तेरा एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ बेटा? है ना? इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। व्हाट इज क्लियर? क्या है? एक्सपेंस है। तो जो भी एक्सपेंस होता है हम उसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब आपने पीएल में ट्रांसफर किया होगा तो आपका क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है, राइट? लेकिन आपने उसे पीएल में डाला होगा तो ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। क्या हो गए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमें जाके वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ में है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा है ना। तो यहाँ पे आप जाओगे और लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए? 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए हमें यहाँ पे ऐड बैक करनी होगी। क्लियर हो गया सबको? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। तो 1000 आपने पे किया, पहले जाओगे फाइनेंशियल चार्जेस से, वहां माइनस होगा क्योंकि आपने फाइनेंशियल पेमेंट किया है, राइट? जैसे ही आप पेमेंट करते हो बेटा, जैसे ही बैंक से पैसे आएंगे या बैंक से पैसे जाएंगे, उसे या तो इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग कहीं तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपने उसे एक्सपेंस लिया है, अगर वो एक्सपेंस है तो उसका दूसरा इफेक्ट ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हुआ होगा। अब जैसे वो स्टेटमेंट, ये ध्यान में रखो, एकदम मैं बोल रहा हूं तो मैं एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। कोई भी एक्सपेंस आए, कोई भी एक्सपेंस आए, कोई भी लॉसेस आए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट पे किया, डेप्रिसिएशन पे किया, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस आएगा वो पीएल में जाएगा ही जाएगा। अगर आपने उस एक्सपेंसेस को पीएल में डाला होगा तो ऑब्वियसली एक्सपेंस आपका बढ़ा है तो पीएल घटा होगा कि नहीं घटा होगा? तो अगर आपका नेट प्रॉफिट घटा है तो बेटा ये सोचो कि जो एक्सपेंस हमने पीएल में डाला है क्या वो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या नहीं है। अगर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, इसका मतलब उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट घटा है ना, तो उसे हमें वापस ऐड बैक करना होगा और वही आइटम को हम यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड बैक करेंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सारी चीज आइटम हम ऐड करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये लॉसेस हुए हैं, वो हमने पीएल में डाले हैं, बट दैट इज नॉट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसीलिए हमें उसे वापस क्या करना पड़ता है? ऐड बैक करना पड़ता है। व्हाट इज क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आया? अब मुझे बताओ बेटा एडजस्टमेंट हमने सारे कर लिए कि नहीं कर लिए? अब हमारे पास लास्ट में एक ही चीज बचता है, जो अकाउंट हमने खोले हैं उसे हम बैलेंस करें, राइट और रॉन्ग? समझ में बेटा? देखो कितना एकदम सिंपल तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम सीखने के नियत से बैठे हो और तुमको सही माने में सीखना है तो तुमको ये 100% समझ में आएगा, ये मुझे पता है। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस इधर उधर है देन ऑब्वियसली नोबडी कैन हेल्प यू, बिकॉज़ सबसे बड़ा चीज, तू अपनी मदद नहीं करेगा तो ऊपर वाला भी तेरी मदद नहीं करेगा। समझ में कि नहीं है? गॉट इट और नॉट? तो चलो सबसे पहले जो बेटा यहाँ पे 2 लाख रुपए, क्लोजिंग में आपके 2,50,000 रुपए, शेयर कैपिटल बढ़ा है। तो अगर शेयर कैपिटल बढ़ा है तो शेयर कैपिटल बढ़ा क्यों है? कंपनी ने शेयर इशू किया होगा और जैसे ही शेयर कंपनी ने इशू किया होगा तो कंपनी के पास पैसे आए होंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा बेटा, ये आप बैलेंस करोगे तो आपके ये बैलेंसिंग फिगर आएंगे। देखो यहां पे 2,50,000
यहाँ पे बेटा 2,50,000 और बैलेंस किया तो हमने आया 50,000 रुपए और यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट, राइट। अब बताओ ये सोर्स ऑफ फंड किसका है, इन्वेस्टिंग का है या फाइनेंसिंग का है, फाइनेंसिंग का है। तो जैसे ही आपको पता चला बेटा ये फाइनेंसिंग का है तो फाइनेंसिंग में जाके मुझे ऐड कर देना चाहिए और लिखना चाहिए इशू ऑफ शेयर। ऐसा में नहीं, कुछ चीजें और मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान देना। ये तो मुझे पता चल गया बेटा कि हमने जो शेयर इशू किया उसका नॉमिनल वैल्यू 50 है। कितना है नॉमिनल वैल्यू, 50। अब लेकिन यहाँ पे हमने एक और चीज देखा, और कभी भी तुम अकाउंट खोलना ना जहां पे शेयर कैपिटल हो और प्रीमियम हो तो शेयर कैपिटल के ठीक नीचे प्रीमियम को खोलना ताकि वो तुम्हें दिखे, समझ में नहीं है। देखो क्या दिखेगा, अब तुम्हें मालूम बेटा कि आपके पास 10,000 रुपए का प्रीमियम था, अभी वो हो गया 20,000 का, इसका मतलब प्रीमियम बढ़ा है ना। तो प्रीमियम कितने से बढ़ा है आपका, 10,000 से, राइट। तो ये जो प्रीमियम आपका बढ़ा है इससे तो आपके बिजनेस में पैसे आए होंगे, ऑब्वियसली बिजनेस में पैसा आया है। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय बैंक और यहाँ पे लिखा 10,000। अभी समझना, इसका मतलब है कंपनी ने जब 50,000 शेयर नॉमिनल वैल्यू वाला शेयर इशू किया तो उस शेयर को 10,000 रुपए प्रीमियम में इशू किया है, राइट। तो इस तरह से देखो कंपनी के पास पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। अब देखो यहां पे हमने लिखा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी ने कितने का शेयर इशू किया बेटा, 50,000 रुपए का, तो इसीलिए हमारा कैपिटल 50,000 से बढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी ने कितने रुपए प्रीमियम में इशू किया है, 10,000 रुपए। प्रीमियम कंपनी के लिए इनकम हुआ कि नहीं हुआ, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा बेटा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने रुपए का प्रीमियम इशू किया, 10,000 रुपए। तो कंपनी के पास पैसे आ कितने रहे हैं, 60,000 रुपए, राइट। अगर 60,000 जब आ रहे तो ये दोनों चीज शेयर के थ्रू ही आ रही है कि नहीं आ रही है, तो शेयर से आ रही है मतलब फाइनेंस का हिस्सा है कि नहीं है। तो फाइनेंस में जाना है मुझे, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 और 10,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के डालने हैं, राइट और रॉन्ग। तो यहां पे आप जाओगे बेटा, जैसे आप फाइनेंसिंग में पहुंचोगे, फाइनेंसिंग में आपके पास दो जगह से पैसे आए तो पहले आप लिखोगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, आपके पास 50,000 आए बेटा, वो आप 50,000 लिखोगे, राइट। आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू आए ना, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने आए बेटा, 10,000 रुपए, तो ये भी 10,000 आप लिखोगे। एवरीबॉडी क्लियर। तो हमने क्या देखा बेटा, हमारा जो इक्विटी शेयर का बैलेंस था, हमने देखा इक्विटी शेयर जो कैपिटल अकाउंट था हमने इसको बैलेंस कर दिया कि नहीं किया। हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम था उसे भी हमने बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया। अब आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में बेटा, इसको भी देख लो। मैंने कहा ये लोन की तरह ट्रीट करो आप। अगर आपने इसको लोन की तरह ट्रीट किया तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आपके ऊपर लोन कितने का था, क्लोजिंग में लोन बचा कितना, खत्म हो गया। इसका मतलब लोन आपका खत्म कैसे हुआ होगा, आपने पे किया होगा। तो जब आपने बेटा पे किया होगा तो ये 10,000 रुपए आपने दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, तो दिया होगा तो बेटा ये आपके बैंक से पैसे गए कि नहीं गए, सॉरी बैंक से पैसे गए ना। एंड लोन फाइनेंस का पार्ट होता है कि नहीं होता है, तो इसका मतलब है ये फाइनेंसिंग में आप जाओगे और इसे जाके लेस कर दोगे, अंडरस्टूड ना। यहाँ पे ऊपर जाओ बेटा और लिखो रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां पे लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए का पेमेंट हुआ बेटा, 10,000 का। तो यहां पे 10,000 रुपए हम लिखेंगे और इस 10,000 को माइनस करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट ये भी हमारा हो गया बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ बैंक ओवरड्राफ्ट भी खत्म हो गया। So now we can say our bank overdraft is also over. अब बेटा हमें मालूम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हमने पहले ही खत्म कर लिया ना, यस और नो, इसे भी हमने खत्म कर लिया, क्लियर और नॉट। अब आते हैं बेटा प्लांट एंड इक्विपमेंट में, राइट। प्लांट एंड इक्विपमेंट को अगर हम बैलेंस करते हैं बेटा, ध्यान से देखना आप। ओपनिंग में मेरे पास 2,35,50,000, तो ये हो गया आपका 2,85,000,
यहाँ पे भी हमने लिखा 2,85,000। बेटा आपके बैलेंस में 2,85,000 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन आपके बैलेंस में दिख रहे हैं कितने, 2,55,000। इसका मतलब आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है। किस वजह से बताओ, कोई एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो सकता है? सेल की वजह से हो सकता है, दूसरा डेप्रिसिएशन की वजह से हो सकता है। बेटा सेल तब लोगे जब सेल बोलेगा। अगर डेप्रिसिएशन नहीं है और डेप्रिसिएशन मतलब यहाँ पे एसेट्स में अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं बताया है, तो इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो सेल नहीं होगा, क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा। समझ में आ गई है? अगर पहले से डेप्रिसिएशन दिया होता, उसके बाद भी अगर एसेट का वैल्यू कम आता, तो इसको हम बाई बैंक करके लिखते और मानते कि ये सेल हुआ है। तब तो ये ऐड होएगा ऊपर वहां पे। हाँ, तब वो जाके बेटा हमारा इन्वेस्टिंग में ऐड होता, राइट और रॉन्ग? लेकिन ये क्या माना जाएगा? डेप्रिसिएशन माना जाएगा। अब ये बताओ डेप्रिसिएशन आपका कितना है? आपका 30,000 रुपए का है। ध्यान देना, नहीं समय आप पूछना मेरे से, बट एकदम फोकस होकर देखना। तो ये 30,000 रुपए आया बेटा अभी आपका, क्लियर और नॉट? 30,000 आया। अब ये जो 30,000 आपका डेप्रिसिएशन है, मैंने कहा कोई भी एक्सपेंस हो, मैंने क्या कहा, कोई भी एक्सपेंसेस हो आप कहां ट्रांसफर करते होगे? पीएल में। और पीएल में आप ट्रांसफर करते हो तो आपका नेट प्रॉफिट घटा होगा ना बेटा। ये तो नॉन कैश आइटम है, क्योंकि कैश में डेप्रिसिएशन होता नहीं है। मैंने कहा कोई भी नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हमने पीएल में लिया है, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट घटा होगा, तो फिर वापस ऐड बैक करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे ट्रांसफर किया कहां होगा, पहले ये देख लो बेटा। बाई, मैं पीएल लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी लिख सकता था, तो बाई पीएल। अब जैसे आपने बाई पीएल लिखा होगा, तो पीएल के डेबिट में क्या होगा कि नहीं गया होगा? तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम है कि नहीं है, तो वापस हमें इसे ऐड बैक करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऊपर जाएंगे बेटा नॉन कैश आइटम में, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए? 30,000। ये 30,000 रुपए आपके यहाँ ऐड हो जाने वाले हैं। ऐसे में कि नहीं है? बताओ कोई भी आइटम, सारा अकाउंट क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? ऑल अकाउंट इज क्लोज। नाउ हमें इसे ऐड करने की जरूरत है, राइट? अब देखो पहले हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं बेटा। नेट प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट किया है ना, यस और नो? नीचे में जाओ, देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले कैलकुलेट क्या किया था? नेट प्रॉफिट किया था। व्हाट इज आवर नेट प्रॉफिट नाउ? यू कैन टेल। 50,000 आपके नेट प्रॉफिट 50,000 है बेटा। इसी को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, माइनस हुआ था, इसलिए वापस हमने ऐड बैक करा, तो हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही प्रॉफिट हमारा ऊपर में यूज करना है, एंड टोटल इज 50,000। तो आओ यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट 50,000 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चा आपको? तो यहाँ पे आपको इसे बैठाना है 50,000 रुपीज, और ये आपने वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला है। क्लियर हुआ? जैसे ही आपको ये पता चला बेटा, अब यहाँ पे देखो सब ऐड है, कुछ भी लेस करने को नहीं है ना। तो ये आपके 30,000 है, ये 1,000 है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 31,000। आप जैसे यहाँ पे 31,000 लिखा बेटा, 50 प्लस 31 कितना होता है? 81,000 होता है। यहाँ पे हो गया। अब देखो बेटा, ये आपके ऐड है, ये सारे ऐड वाले लिखेंगे। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर ये ऐड लेस कैसे करेंगे, तो सीधा ना बेटा यहाँ पे देखो, ये 10 कितना होता है? 19,000 हो रहा है शायद, आई थिंक सो। तो यहाँ पे 19,000 बच्चे हो रहे हैं, यहाँ पे 19,000 लिखोगे, और इसका टोटल करोगे तो आपके 64। देखो बेटा लेस है ना, तो ये जो 64,000 आप जब लिखोगे ना बेटा, यहाँ पे आप माइनस में कर देना। समझ में कि नहीं है? तो अब देखो यहाँ पे इसका मतलब है इस सारे टोटल को आप यहाँ से लेस कर रहे हो, तो यहाँ पे लेस कर दिया। अब देखो 81 प्लस 19 माइनस 64 करो, देखो कितना? 36,000। देख लेना बेटा कोई गलती ना हो। 36,000 आया अगर ये, तो ठीक है, चेक कर लो एक बार। 36,000 ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ परचेस हुआ है, राइट? और तो कुछ नहीं हुआ है, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ परचेस हुआ है, तो ये जो 50,000 है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मतलब यहाँ पे जो नेट कैश फ्लो आया, ये मेरा यहाँ पे देखो 50,000 आया कि नहीं आया बेटा? ये माइनस में आया कि नहीं? क्योंकि देखो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग मतलब और तो कुछ ऐड हुआ नहीं, तो यही 50,000 तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया, और वो भी आया है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस 50,000 लिखा। क्लियर? अब आते हैं बेटा फाइनेंसिंग में। तो देखो हमारा पहला पार्ट क्या निकल गया, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा बेटा कि हमने क्या कहा था? पहला हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको हम ए करके डिनोट करते हैं, ए वाला वैल्यू निकल गया। अब हमारा दूसरा वैल्यू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसको बी करके लिखते हैं, वो भी निकल गया। अब हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखोगे जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम निकालेंगे बेटा,
यहाँ पे देखो ये आप 50,000 10 60,000 है, ये माइनस में 10,000 है ना, तो 50,000 हुआ, 49,000 प्लस में आया, तो यहाँ पे आप लिखोगे 49,000 और ये जो 49,000 आया यही आपका आ गया बेटा क्या, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे आया 49, अब यहाँ पे देखेंगे हमें क्या लेना बेटा, a प्लस बी प्लस सी लेना है ना। a में हमारा टोटल कितना था, 36 माइनस 15 कितना आया था बेटा, 21 ये वाला फिर 21 था, तो ये हमने 21,000, ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब a प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, a है, ये b है और ये आपका c है, तो ये दोनों प्लस में है ना a c, उनको ऐड करो और माइनस कर दो 50,000। 20,000 आ गया, कितना आया बेटा, 20,000 आ गया ना। अब देखो ये आपके 20,000 आ गए, ये आपका 30,000 आ गया, आपका टोटल 50,000 आ गया। तो मैंने बोला क्या कि आप अगर कहीं पर भी मिस्टेक इस तरह करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर होंगे और श्योर शॉर्ट आपका आंसर एक बार में आएगा। सर जो डेप वो था आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला अकाउंट, उसमें डेप्रिसिएशन जो है इसके बाद मटेरियल का उठाएगा, ठीक है। वो तो नो प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चे। तो जहां तक हो इसको आप पूरा डिटेल में देखना और घर में जाके जरूर नोट डाउन करना और एक एक सम को इसी तरह से सॉल्व करोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। And I hope you all understood and enjoyed. So make sure you watch it and look for it in detail. Okay, thank you so much.